हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सॉल्व करते हैं 28 तारीख का जो पेपर हुआ था दिसंबर में, प्रीवियस ईयर ऑनलाइन। तो दोस्तों ये शिफ्ट 1 का है और इसमें बहुत बड़ा जो है बवाल हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन को सीबीएसई ने जो आंसर की में दिया था बहुत डिफरेंट दिया था। तो चलिए आज उसी को सॉल्व करते हैं। हालांकि विवाद होने के बाद में इसमें सुधार किया गया और सही आंसर की इसमें दी गई। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले कि पेपर कहाँ से कैसे बनते हैं और कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों CDP के यहाँ से हम 30 क्वेश्चन लेते हैं और आपको देखना है कि कौन सा सही क्या होगा। देखिए ये काफ़ी हार्ड भी पेपर था CDP में, जैसे कि माना जाता है 28 तारीख का। पिछली बार भी विवाद में काफ़ी हुआ था। हार्ड पेपर नॉर्मलाइजेशन कहा जा रहा था इसमें करने के लिए, लेकिन करा नहीं गया था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि बताया गया है आपको, तो जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल विकास में आनुवंशिक और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पर्यावरण और आनुवंशिकी से ये क्वेश्चन है कि बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए इसका हम आंसर यानी कि ऑप्शन देखते हैं। तो परिवेश की भूमिका निश्चित होती है, जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव पर जो है बदला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेशीय कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। तो गलत, ये भी जो है बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है। आगे चलिए बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के ऊपर। आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। तो क्या आपको किसी पर्यावरण में ढाल दिया जाए तो इसको बदला नहीं जा सकता, तो ये भी गलत होगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है दोस्तों, इसका पहले का ऑप्शन यही बनता है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये हमारा पहला आंसर हुआ पहले क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए बाइलिंगुअल जो है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दिया गया है, तो आप सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे ये विवाद ज़्यादा रहा इस क्वेश्चन में। तो जो क्वेश्चन है ये कहा गया है कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्थाओं को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है शैशवावस्था जो कि सही है। शैशवावस्था भी 2 से 6 वर्ष के अंदर आता है, लेकिन शैशवावस्था को किसी यहाँ पे वैज्ञानिकों ने जो है 2 पार्ट में बांट दिया है। तो इन्होंने जो माना है आंसर की के अनुसार से जो माना था, इन्होंने माना था प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो हम यही मान के चले कि इस बार अगर आता है क्वेश्चन तो हम प्रारंभिक बाल्यावस्था ही मारेंगे, ठीक है। अगर यूपी टेट की बात करें, यूपी टेट में तो शैशवावस्था वगैरह ही माना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देख चुके दूसरा क्वेश्चन की विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामा शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। तो दोस्तों इसके पहले हमने जो है यहाँ पे वीडियो आपको सॉल्व कराया था, शायद 23 दिसंबर को वो था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपके सवाल हर बार बनते हैं, तो इसको ज़रूर देखना कि शीर्षागामी क्या होता है, अधोगामी क्या होता है, प्रामस्तिष्कीय क्या होता है और आपका परिधीय क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है जो मध्य से जो है शरीर के बाहरी सिरे की ओर जो होता है वो अधोगामी यानी कि बीच से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सही होगा। ज़्यादातर यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। और शीर्षागामी जो होता है ये सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है इसको हम क्या कहेंगे, शीर्षागामी विकास कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए आपको चारों ऑप्शन के बारे में अच्छे से सटीक से पता होना चाहिए, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर होता है हमारा अधोगामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है और उसका आंसर देना है और अपने मस्तिष्क में इसको बसाना है और ढेर सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, तभी आपको यहाँ पे मदद मिलने वाली है। जो पहली बार बच्चे बैठ रहे हैं वो ज़रूर ध्यान से देखें ताकि उनको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 4 वर्ष की रिया है। अब देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सामाजिकता से क्वेश्चन पूछा गया कि 4 वर्ष की रिया है और उसके माता पिता से डांट पड़ती है। जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है तो प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। इस व्यवहार को क्या दर्शाता है।
तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपने जयराम ब्रूनर का नाम सुना होगा, तो वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और ये सामाजिकता से ही क्वेश्चन है, क्योंकि सामाजिकता के सिद्धांत ही और संज्ञानात्मक सिद्धांत ब्रूनर ने दोनों दिया है। तो चलिए यहाँ पे जो हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि भाई प्राथमिक सामाजिकरण है, द्वितीय सामाजिकरण है, या जो है परिपक्वता है, या आपका जो है आनुवंशिक एवं क्रमादेशन को खोलना है। तो देखिए जो हमारे ऑप्शन होता है प्राथमिक सामाजिकरण है कि 4 वर्ष क्रिया को उसके माता पिता से डांट जब पड़ती है तब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रीवा इस व्यवहार को दोहरा अपनी गुड़िया पे करती है। मतलब समाज को देखकर वही व्यवहार जो है अपनी गुड़िया पे यानी खेल खिलौनों पे करती है। तो यह प्रतीकात्मक जो है कौन से सामाजिकता से आता है? तो यह प्राथमिक सामाजिकता से आता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों हम 5 क्वेश्चन के बारे में। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। मतलब कलम ले लिया, उसके बदले अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापकों को सूचित नहीं किया, ठीक, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर? तो देखिए ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग। ये लगभग आपके क्वेश्चन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको मिलने वाले हैं, तो ज़रूर इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से यही चीज़ें पता चलती हैं कहाँ से पेपर कहाँ कैसे आ रहा है। देखिए अच्छा लड़का अच्छी लड़की बिल्कुल नहीं होगा। ये हमारा जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने स्टेज दिए थे? 3 स्टेज, और 3 स्टेज में 2-2 जो है अपने उप स्टेज बताए थे, ठीक है। तो इनका जो लास्ट वाला स्टेज है ये वाला दंड और आज्ञा पालन, ये हमारा पहला स्टेज है, ठीक है, ये नहीं होगा। और यांत्रिक उद्देश्य देखिए ये लास्ट स्टेज है और यही हमारा जो है होगा सही, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही वाला हमारा सही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 6वां क्वेश्चन ऊपर देखिए जीन पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसके जो जितने भी इसने बताया है सब कुछ उसको पढ़ के जाना है, जितने संप्रत्य बताए हैं, जितने स्टेज बताए हैं, हर स्टेज की विशेषता गुण सभी को पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बना हुआ है वो बना हुआ है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं को समाधान निकालने की योग्यता तार्किक के आधारभूत किस पहलू पर निर्भर करती है? केंद्रीकरण प्रतिवर्तता पर निर्भर करती है, या क्षतिपूर्ण एवं वर्गीकरण पे निर्भर करती है, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तता पे निर्भर करती है? तो दोस्तों इससे संबंधित हमने इसके डिटेल में जीन पियाजे से संप्रत्य के बारे में बताया है कि विकेंद्रीकरण क्या होता है, क्षतिपूर्ण केंद्रीकरण प्रतिवर्तता क्या होता है, सब सारे बताए हैं। तो उसको वीडियो में ज़रूर आपको प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा ये होगा तीसरा वाला कि विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तता से जो है यहाँ पे आंसर बनता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किक के किन आधारभूतों पर पहलुओं पर निर्भर करती हैं? वो हमारा तीसरे पे जो है ये विकेंद्रीकरण और जो है प्रतिवर्तता पे निर्भर करती हैं। ये जो आपका PDF है इसमें दोनों लैंग्वेज है, तो सारे क्वेश्चन एक में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप आगे पीछे करके देख लेना। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है कि मानो वह किसी घोड़ी पर सवारी कर रहा हो। यह क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कहलाती है, कि आत्म केंद्रीवाद कहलाती है, संरक्षण कहलाती है, या जो है आपका क्रमबद्धता कहलाता है? तो ये जो है हमारा सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कहलाता है कि जब वह घोड़ी पर चढ़ता है तो वह जो है वो सवारी घोड़ी पे नहीं झाड़ू पे इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है कि वह किसी घोड़ी पर चढ़ रहा हो। तो ये हमारा ये वाला आंसर होगा यहाँ पे पहला, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूर ध्यान दें, इस चीज़ों को देखें, कहाँ से देखें लेव वायगोत्स्की का यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है और जीन पियाजे का 2 क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि लेव वायगोत्स्की के निकृष्ट विकास का क्षेत्र। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक ZPD बताया है और एक MKO बताया है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आप जान लेना, हमने वीडियो में बताया भी है, तब उसको ज़रूर ध्यान देखना है। हमने यहाँ पे प्रीवियस करा रहे हैं, तो आपको यहाँ से देखकर बताना है कि क्या हो सकता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर अनुमान लगा के ही आप इसको सही कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि लेव वायगोत्स्की के निकृष्ट विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकट दर्शाते हैं कि दी गई सहायता शिक्षार्थी को वर्तमान दक्षता में तुलना करता है। तो ये ZPD से जो है बना हुआ क्वेश्चन है, जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट से, ठीक है। तो कुछ नीचे है या कुछ ऊपर है, आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, और उसी स्तर पे है या बहुत ऊपर है। तो यहाँ पे हम बताएंगे भाई जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित निकट को ये दर्शाता है, तो यह कुछ ऊपर है, तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही बन जाएगा। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं
अपना जो क्वेश्चन है 9वां कि अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देशित देता है कि लेव के सिद्धांत के अनुसार अकरम इस वाचन को क्या कहेगा। मतलब अकरम जो है स्वयं से कुछ बातें कर रहा है और निर्देशित भी कर रहा है, तो पूछ रहा है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम का इस वाचन को क्या कहेंगे। तो ज़रूर हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे जी मिलते जुलते दो बातें कही हैं उन्होंने। एक तो भाषा और चिंतन के ऊपर, और दूसरा जो है उन्होंने बताया है कि जो उनका जो खुद से स्वयं से बात करते हैं, यानी कि जो स्वयं से बात करते हैं, उन्होंने एक दूसरे के अपोजिट ही बताया है। तो देखिए जहाँ पे जीन पियाजे जी ने क्या बोला है। जीन पियाजे जी ने इसको कहा है आत्म केंद्रित वाचन, और यहाँ पे जो पूछा गया है कि लेव वाइगोस्की, तो लेव वाइगोस्की को होगा व्यक्तिगत वाचन। तो इसको ध्यान देना है ज़रूर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हुए हैं। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, सभी को पता है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा जी दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पे। तो बच्चों के भाषा के सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त तो होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। दूसरा कारण बताया कि भाषा विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है या सही विकल्प है। तो देखिए भाषा, इसको ध्यान से पढ़ना, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं, हो सकता है, सही होता है ये, एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है कि पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि सभी को पता है कि जैसे ही बच्चों को इन्वायरमेंटल मिलेगा वैसे ही उनके ऊपर प्रभाव उनको पड़ता है। दूसरा कारण कह रहा भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता। देखिए ये केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे देखते हैं ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल गलत है यहाँ, तो दोनों ही गलत हैं ना। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे दोनों गलत वाला ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए लास्ट वाला, तो 4 विकल्प हमारा क्या है भैया, तो ये 4 विकल्प हमारा यहीं पे सही बन जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों यहीं पे हम अपने 12वें क्वेश्चन के ऊपर कि वांछित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कार्य संभावित जोखिम वाला है। तो देखिए समावेशी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो समावेशी क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो अध्यापकों की उनकी क्षमता के बारे में नकारात्मक सोच और उनकी प्रति को बहुत कम अपेक्षाएं, बिल्कुल। देखिए जितने भी आंसर यहाँ पे देने हैं, तो बच्चे के यहाँ पे स्टेज यानी कि उम्र से संबंधित और बच्चे के पॉजिटिव वे से ही आंसर देने हैं, ये चीज़ें ध्यान देना, ठीक है। शिक्षा शास्त्र सीडीपी इसलिए कहते हैं कि अगर सीडीपी आपको सीडीपी के ऊपर अगर आपका कमांड होगा तो आप जो है सारे जो सिलेबस यहाँ पे जैसे कि हिंदी और आपके इंग्लिश या ईवीएस ये सब है आप खुद ही कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर कि पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वांछित पृष्ठभूमि के बच्चों का मुख्य पात्र रूप से प्रतिनिधित्व, जहाँ तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव पर बल, ये सही नहीं है, ठीक है। जुड़ाव पर ज़्यादा हम बल नहीं देंगे। कक्षा में, क्योंकि समावेशी बच्चे में दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चे दोनों साथ में रहते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। कक्षा में विजातीय आधारभूत समूह बनाना बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों का मुख्य पात्र, ये भी हमारा गलत है। अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच के लिए उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। टेम्स में पूछा क्या गया है, जोखिम वाला है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन वहाँ पे सही होगा, क्योंकि ज़्यादा जो जोखिम वाला है अगर टीचर ही नकारात्मक सोच करेगा भाई, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। तो यहीं से हमारा बिल्कुल ही पहला वाला ऑप्शन बन जाता है कि वांछित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक प्रभावित या सबसे ज़्यादा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 13 वाला कि एक विद्यालय जो है लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है, जेंडर आधारित। तो देखिए जेंडर रूढ़िवादिता आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आने वाले हैं और इसका आसान भी आंसर होता ही है। तो देखिए जेंडर आधार रूढ़िवादी धारणों को चुनौती देता है। लड़के और लड़कियों को सहजता योग्यता में वृत्त करने का व्यवहारिक उपागम है। यह जो है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। बिल्कुल हमारा ये सही होगा, ठीक है। तीसरा सही होगा, क्यों सही होगा,
कि ये एक विद्यालय जो है लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में, ऐसा नहीं है कि लड़कियां ये काम कर सकती हैं और लड़के ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से भावना किसी क्वेश्चन में या दिखती है तो समझ लेना वो जेंडर रूढ़िवादिता है और इसमें ये पूर्वाग्रह जो है यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये उनके अंदर बसी हुई है। तो इसलिए हमारा ये तीसरा सही बन जाता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं 14वें क्वेश्चन के ऊपर कि एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों को बारीकी से अवलोकन करती है। ठीक, उनके कामों को नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चों के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है क्या? देखिए यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपको डीपली अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि बच्चे से संबंधित सारी क्रिया प्रक्रिया और उनसे जो उनका अधिगम क्षमता है यानी कि जो वो विकास कर रहे हैं सीखने के लिए, उनकी सारा ब्यौरा वो रिकॉर्ड रखती है। तो यह जो है क्या है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही बन जाता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। ऑप्शन आपको नहीं दिख पा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो बड़े बड़े हैं और यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार से PDF में भी जो है सीटेट के द्वारा बनाया गया है कि दूर दूर ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए आकलन का उद्देश्य क्या है, बच्चों को भयभीत परिवेश गलत, बच्चों को धीमी गति से सीखने ये भी गलत, अधिगम पे विश्वसनीयता प्रस्तुति देने बिल्कुल। आकलन का उद्देश्य यही है। क्यों आकलन किया जाता है बच्चे से संबंधित? यही कि बच्चे क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, उनसे संबंधित बढ़िया विश्वसनीयता उनके अंदर पैदा हो और उसी के अनुसार उनको जो है बच्चों को ज्ञान प्राप्त करना। तो अधिगम पर विश्वसनीयता प्रस्तुति देना, यही हमारा ऑप्शन सही बन जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह को शिक्षा शास्त्रीय युक्तियाँ जो है प्रयोग करनी चाहिए। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें समावेशी और दिव्यांग दोनों बच्चे शामिल होते हैं, यानी समावेशी कक्षा में दोनों बच्चे शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हम नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना भी हम नहीं अलग कर सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना बिल्कुल सही होगा। ये इसलिए सही होगा कि दोस्तों देखिए, अगर आपके अंदर जो है लचीलापन है, इतना दृढ़ता से बच्चों के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, लचीलेपन से भाव व्यवहार रखते हैं, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार जो है अपना क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं। क्या करते हैं? अनुकूलन करते हैं। मतलब बच्चे के जो कमी है उनके अंदर, उनको इस रूप में ढालना कि वो उस कार्य को करने लगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं अनुकूलन, यानी कि बच्चे के अनुसार उनको बनाना, उसी को हम क्या करते हैं, अनुकूलन कहते हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे वाला सवाल हमारा कह रहा है क्या, कह रहा 16वां नंबर की विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह के शिक्षण शास्त्रीय युक्तियाँ अपनानी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्तिगत विभिन्नता से हर बार क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आएंगे, तो ध्यान देना है यहाँ पे। तो ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन पे कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या और आकलन अपनाना। तो देखिए एक समान पाठ्यचर्या और आकलन हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जब अगर हैं तो विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। देखिए यहाँ पे फिर से वर्गीकृत करना और फिर से करना आएगा तो बिल्कुल हो जाएगा। लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया, ये हो गया है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन हमें लग रहा है। चलिए ये देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 17वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से अवधान की कमी अति सक्रियता व्यक्ति कम यानी कि ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है। ये भी हमारा समावेशी से क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है? समावेशी शिक्षा से आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है एक जो है क्या कहते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों में एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम ADHD बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या बोलता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को देखते होंगे यहाँ पे, इसका मतलब होता है ऑटिज्म होता है। ठीक है, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, हाइपर डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि वो बच्चे कैसे होते हैं, बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति रखते हैं या आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे कि बच्चों को देखते होंगे, कोई बच्चा होगा ऐसे बैठे रहेगा, फिर अचानक से अपना सिर इधर घुमाएगा या किसी कार्य को करने के लगे अचानक से मतलब उत्सुक हो जाता है। तो ये जो है हमारा जो होगा यही होगा कि वो आसानी से जो है विचलित हो जाते हैं। तो हमारा आंसर यही होगा कि ADHD वाले जो बच्चे होते हैं
वो जो है आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 18 वाला कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के शिक्षक को क्या करना चाहिए। दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थी और सृजनात्मक विद्यार्थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी समावेशी शिक्षा से ही रिलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया है कि ऑप्शन बताया गया है कि उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्यक्रम सामग्रियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही हो सकता है, क्योंकि प्रतिभाशाली ऑलरेडी हैं तो उनको जितना अधिक हो सके उतना ही उनको प्रोत्साहित करना चाहिए अच्छी चीज़ें जानने के लिए। ठीक है, अन्य विद्यार्थियों को अलग बिल्कुल गलत है, ये अलग अलग नहीं करेंगे हम। उन्हें बाह्य प्रोत्साहन देकर अभिहित करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। विद्यालय द्वारा उनके लिए अविकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन्हें ऐसे दबाव नहीं डालेंगे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे यही सही होगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को यही करना चाहिए कि उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है, ये देखिए 19 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि रमन जो है कक्षा में पढ़ाता है, उसे कम दिखता है, उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसे अध्यापक को क्या करना चाहिए। ये देखिए सभी समावेशी शिक्षा, उसके अभिभावकों को उसका पूरा काम करने के लिए सलाह देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उसे पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने और अपना काम करने से स्थायी छूट दे देनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। जो पाठ्य पुस्तक को पाठों को रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। देखिए अगर बच्चे के अंदर जो है उसे कम दिखता है, ठीक है, उसे जब कम दिखता है तो उसे पाठ पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। अगर कम दिखता है तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते हैं जैसे कि पहले ऑप्शन में बोला है। फिर उसको हम जो है ये भी नहीं कर सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक क्योंकि दिखता ही नहीं है तो हम कहाँ से उसके पाठ्य पुस्तक को पढ़ने और अपना काम करने के लिए स्थायी छूट देंगे। ठीक है, और ये देखिए चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उसे अपने सहपाठियों को कॉपी, ये बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि उसे दिखता ही नहीं है बराबर। तो उसको हम क्या करेंगे, उससे जो है पाठ्य पुस्तक के पाठों को रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। क्या करना चाहिए, रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। तो ये हमारा सही बन जाता है 19 का तीसरा ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन के ऊपर। तो एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में क्लास में अधिगम निःशक्त वाले बच्चों को सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्तियों प्रयोग करनी चाहिए। देखिए ये भी हमारा समावेशी शिक्षा से, कहाँ से, समावेशी शिक्षा से। और ये जो क्वेश्चन है हमारा समावेशी शिक्षा का, ये क्वेश्चन जो है हमारा दिव्यांगता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, दिव्यांगता से हमेशा जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इसमें कहा अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पात्र करवाएंगे, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। प्रदत्त कार्यों को मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। जैसे कि हमने बताया कि समावेशी शिक्षकों के साथ बच्चों को इंपॉर्टेंट देकर उसका आंसर बताना है। प्रदत्त कार्यों को मूल्यांकन के लिए वर्तनी को महत्व, लेखन कार्यों को समय घटा देना चाहिए। तो एक बार से फिर से हम देखते हैं कि अधिगम निःशक्त वाले बच्चों की सहायता के लिए, मतलब जो बच्चे अधिगम निःशक्त जो सीख नहीं पाते, मतलब उनके अंदर सीखने की प्रवृत्ति कम है, उनके लिए यहाँ पे कौन सी युक्तियाँ प्रयोग होगी टीचर के माध्यम से। तो अधिगम से अधिगम ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक ही मानदंड मान के, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रदत्त कार्यों को मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, जो हम कार्य देंगे उसको जो है मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। तो यही हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पे तीसरा वाला सही बन जाता है। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए 21 वाले यहाँ पे, लेकिन विकल्प में देखिए 21 वाले क्वेश्चन के ऊपर ऐसा कहा गया है। तो चलिए 21 वाले बात कर लेते हैं। 21 वाले में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ सार्थक अधिगम को समन्वित करने के लिए प्रभावशाली हैं। कौन सी युक्ति है जो बच्चे को सिखाने के लिए अधिक प्रभावशाली है, इसका कहने का मतलब है। तो उदाहरण और गैर उदाहरणों का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल प्रयोग करेंगे भाई। उदाहरण का प्रयोग नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित बिल्कुल करेंगे। विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहेंगे। अगर किसी को अवधारणा यानी कि उदाहरण ही देना होगा तो यही भी हमारा सही है। बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना चाहिए। दोस्तों ये चौथा हमारा नहीं होगा, ठीक है, चौथा हमारा नहीं है। उकसाना ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। तो शिक्षा शास्त्र में ये होता है, बहुत से बातों के यहाँ पे ध्यान देना होता है और कुछ जो है आपके जो है यहाँ पे आंसर मिल जाते हैं आपको विकल्प देख कर ही, ठीक। तो उकसाना ये हमें नहीं लगता कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो यही जो है बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है हमारा ये होगा पॉजिटिव, जो है हम आंसर जो देंगे पॉजिटिव में ये देंगे।
दूसरा देंगे और ये तीसरा देंगे। लास्ट वाला हमारा बिल्कुल गलत है, ये उकसाना वाला हमारा गलत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा चौथा वाला विकल्प सही नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा, जो पहला दूसरा तीसरा है, वो हमारा तीसरा वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ से आप अंदाज़ा आप यहाँ से विकल्प के माध्यम से भी लगा सकते हैं। तो हमारा तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि यहाँ पे तीनों पॉइंट पॉजिटिव हमें दिख रहे हैं। इस प्रकार से चलिए आप चलते हैं 22 वाले क्वेश्चन के ऊपर। 22 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट वाला कि अहमद है एक प्रभावशाली समस्या समाधान को समन्वित करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। मतलब कोई समस्या है उसको समाधान करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। बच्चे सार्थक रूप से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि पहले से जो जानते हो उसके संबंध में बनाए। बिल्कुल सही है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ए और आर दोनों सही है। सही आर जो है सही व्याख्या करता है कि, तो बिल्कुल यही सही है। ठीक है, क्योंकि दोनों बातें जो है सही हैं, क्योंकि सार्थक तरीके से जब टीचर मौका देगा, उन्हें मौका देगा, तो बच्चे जो है उसके संबंध में अपने विचार रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा सही हुआ पहला। और यहाँ पे अब 23 वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पिछली बार हर बार हमेशा क्वेश्चन आया है, इस बार भी आएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करते हैं? संरचनात्मक व्यवहार के लिए, रटने पे आधारित अधिगम अवधारणा समझ के लिए, खोजबीन आधारित। तो देखिए, बदलाव की अनुशंसा करता है, वो यही नहीं चाहता कि कोई बच्चे रट कर सीखें। ठीक है, तो इस अवधारणा समझ के लिए जो है ये क्या करता है, अनुशंसा करता है। तो ये दूसरा हमारा बिल्कुल सही बन जाएगा। वैसे भी रटने वाली जो प्रक्रिया होती है बहुत बेकार होती है। इसमें से कौन सा तार्किक चिंतक का योगदान नहीं देता है? तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्व अनुमानों की पहचान करते हैं, उन्हें चुनौती देते हैं। तार्किक चिंता जीन पियाजे का कौन से स्टेज में आता है? लास्ट स्टेज आता है जीन पियाजे जी का, क्योंकि उसमें जो बच्चे की उम्र होती है कितनी होती है, 12 से 15 साल, कहीं कहीं 13 से 15 साल मिल जाती है, और वो बच्चे लगभग किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो उनके अंदर तार्किक क्षमता आ जाती है। लेकिन इसमें पूछा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं है, ये चीज़ें ध्यान देना है। यही पूछ रहा है कि इसमें कौन सा तार्किक चिंतन का योगदान नहीं है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो चलिए, ऑप्शन विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगति की जांच करते हैं। विचारक परिस्थितियों के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। अब बच्चे जब तार्किक करने लगेंगे, उनके अंदर रीजनिंग एबिलिटी आ जाएगी, तो वो कुछ भी कहेंगे कोई तो उसे मान लेंगे। तो ये तीसरा वाला जो है, विचारक जो है परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा तीसरा वाला यहाँ पे सही बन जाता है। ठीक है, तो 24 का जो हमारा विकल्प हुआ तीसरा सही। अब चलिए बात करते हैं 25 वाले क्वेश्चन के ऊपर। 25 वाला क्वेश्चन कर, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और या उसे संतुष्ट दे देता है, या क्या दर्शाता है? तो जो मीरा लड़की है, जब विद्यालय में जाती है, वहाँ पे गिटार का अभ्यास करती है, फिर उसके बाद जो है क्या अभ्यास तो करती है, साथ ही उससे इस गिटार से लगाव भी है। उसके बाद जो है वह क्या करती है, या इस संतुष्टि देता है उसको, जो है यह करना उसको संतुष्टि देता है। तो यह क्या दर्शाता है? यह बाह्य प्रेरणा दर्शाता है कि आंतरिक प्रेरणा की अविभाजन आवश्यकता दर्शाता है, या आपका शारीरिक आवश्यकता दर्शाता है? तो देखिए, उसके अंदर आंतरिक प्रेरणा है, रुचि है, तभी वो चीज़ कर रही है। तो ये हमारा आंतरिक प्रेरणा होगा, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाले बात करते हैं 26 वाले क्वेश्चन पे। तो धीरे धीरे हम 30 क्वेश्चन पे पहुंच जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, और इस प्रकार के सोचने, समझने और विकल्प के माध्यम से उत्तर देने की प्रैक्टिस करें, ताकि उनको जो है यहाँ पे जल्दी से आसानी से सीटेट को आसानी से क्रैक कर सकें। ठीक है, तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावनात्मक अध्ययन को समन्वित करता है, मतलब बनाता है, सम्मानित बनाता है सामाजिक? तो शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, जबरदस्ती थोपे गए अनुशंसा का प्रयोग बिल्कुल गलत है। तदानुभूति रखने के बाद सुनने वाला अध्यापक। देखिए, शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना ठीक तो है, लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे बात कर रहा है क्लास की, तो क्लास में टीचर ही होते हैं। तो तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक जो होंगे, ये हमारा सही होगा कि बात वहाँ पे जब टीचर कुछ भी बोलेगा, तो बच्चे के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि गुस्से से उनको जो है कंट्रोल रखने की ना कोशिश करें, और वो जो है तदानुभूति जो है रखने एवं बात सुनने वाला अध्यापक होना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा बन जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं 27 क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे PDF में बड़े दूर दूर लिखे, इसलिए पूरा यहाँ पे क्वेश्चन और यहाँ पे जो विकल्प हैं साथ में पूरा दिख नहीं पा रहा।
कोई बात नहीं, आप भी ऐसे इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं क्वेश्चन और इसके विकल्प को। तो विद्यार्थियों को त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे विकल्प देख लें। त्रुटियों से अध्यापक को कमज़ोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता। ये एक चीज़ तो ध्यान देना दोस्तों, जहाँ पे पृथक, अलगाव, वर्गीकृत, केवल, कठिनाई, रटना, ये सब चीज़ मिले तो बिल्कुल ही गलत कर देना है। तो ये विकल्प बिल्कुल भी गलत ही होगा। चलिए देख लेते हैं। त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपने ये देखिए, ये फेल वेल करना जो है ना निगेटिव पॉइंट है, और इन चीज़ों को हम जो है प्रैक्टिस के माध्यम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तभी समझ में आएगा कि क्या निगेटिव मार्किंग है और क्या जो है निगेटिव थिंकिंग है और क्या पॉजिटिव थिंकिंग है। ठीक है, तो अब देखिए, त्रुटियों अध्यापकों को विद्यार्थियों को सोच समझने का अवसर देती है। तो बिल्कुल सही है। जब बच्चे के अंदर कोई त्रुटि पाई जाती है तो जो अध्यापक यही सोचेगा ना, उसके अंदर कुछ जो है कमी है, और जो है अध्यापक जो है क्या करेगा कि विद्यार्थियों को सोच समझने का अवसर देगा। क्या देगा? अवसर देगा। तो यही हमारा जो है एकदम बिल्कुल सही बन जाता है। वैसे भी अवसर पॉजिटिव है तो हमारा यही सही बन जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हुआ? तीसरा विकल्प सही हुआ। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो देखिए, संवेग भी प्रभावित करता है, इमोशनल, संस्कृति, संदर्भ भी प्रभावित करता है, परिपक्वता भी, रुचि भी प्रभावित करता है। तो चारों विकल्प जहाँ पे होंगे वही सही होगा। तो देखिए, तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, तीसरा हमारा सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं 29 वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो 29 वाला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनावाद की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन, शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं, ये तो है। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मक की रचनावाद की विशेषता है, तो ये है। तो यहाँ पे पूछा नहीं है, तो ये तो हमारा है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। कुछ भी नया सीखना मौजूद समझ पर निर्भर करता है, ये भी है। आगे देख लेते हैं विकल्प, सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बाधित होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। यहाँ पे सीखना जो है सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल गलत है। तो मैं गलत हमसे यहाँ पे पूछा गया है, तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जो का सीखना होता है, सामाजिक जो लगाव होता है या सामाजिक परिपेक्ष में बच्चे होते हैं, ये कोई बाधना या बाधा नहीं करता। सीखना कुछ भी हो समाज के माध्यम से बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारा सही होगा। तो ये जो है बाधित कहा है, तो ये हमारा गलत है यहाँ पे, इसलिए हमारे यही सही होगा, गलत पूछा भी गया है। तो चलिए यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन पे बात। लास्ट वाला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों को उपयोग किया गया है, इससे क्या होता है कि बच्चे के मन में अनावश्यक भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं? बिल्कुल ये भ्रांतियाँ नहीं उत्पन्न होती हैं, बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत व अरुचि को बढ़ावा मिलेगा। ये बड़ा अरुचि और बढ़ावा मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। अरुचि भी जहाँ वही आ जाए उसे भी गलत मार देना है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। ये ऐसा नहीं होता कि भटक जाएगा। विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। देखिए, अगर कोई कहानी के माध्यम से बच्चों को कुछ सिखाया जाता है, पढ़ाया जा सकता है, तो उनके अनुसार वो क्या हो जाता है, बच्चों के अनुसार रोचक हो जाती हैं, और जो है जो कहानी हम बताएं वो जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही बन जाता है, लास्ट सीडीपी के क्वेश्चन के, यानी कि 30 नंबर के। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और कैसे उसको सोच समझ के विचार के कहाँ से कैसे हमको आंसर देना है। कुछ विकल्प के माध्यम से भी हमारे आंसर सही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी समझने की कोशिश करें। और प्रीवियस ईयर जितने भी कुल मिला के 23 सेट हुए थे, कितने सेट हुए थे? 23 सेट हुए थे पिछली बार ऑनलाइन जब पेपर हुआ था सीटेट का। तो इस बार भी जो है आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्या है टॉपिक है, जो हमारे इम्पॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक है, वो हमको यहाँ से पता चल गया कि हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि आप लोग समझें, जानें कैसे आना है, ताकि सभी लोग सीटेट में अच्छे नंबर क्वालिफाई कर पाएँ और पास हो जाए। और नेक्स्ट जो हमारा मेंस का पेपर होता है टीचर से संबंधित, उसमें आप लोग प्रतिभाग ले पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।